नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। उत्तराखंड में आगामी लोकसभा चुनाव प्रथम चरण के तहत 19 अप्रैल को होने जा रहे हैं, जिसको लेकर के जनपद पौड़ी पुलिस जो है प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मंगलवार को एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जनपद के सभी पोलिंग बूथों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। साथ ही अति संवेदनशील पोलिंग बूथों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा, जबकि कुछ पुलिसकर्मियों को रिजर्व मोड में रखा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें एक्टिव किया जा सके। देखिए, ऐसे पोलिंग स्टेशन जो क्रिटिकल डेफिनेशन में आते हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्रिटिकल माने जाते हैं, ऐसे हमारे जनपद पौड़ी में 45 पोलिंग स्टेशन हैं। इन पोलिंग स्टेशन में हाफ सेक्शन सीएपीएफ का डिप्लॉय किया जाता है पोलिंग डे के लिए, और साथ ही साथ हमारे एक सब इंस्पेक्टर रैंक और 2 कांस्टेबल सिविल पुलिस के भी डिप्लॉय किए जाते हैं। और देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर चारधाम यात्रा की तैयारी शुरू हो चुकी है। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। ऑनलाइन करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। 12 घंटों में रिकॉर्ड 2.5 लाख पंजीकरण हो चुके हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं देहरादून से, जहां पर चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है और मात्र 12 घंटे में ही 2.5 लाख पंजीकरण यहां से अभी तक किए जा चुके हैं। तो 10 मई को चारधाम यात्रा के तहत कपाट खुलने हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ और अन्य 2 धामों के, गंगोत्री, यमुनोत्री के। और ऐसे ही आपको बता दें कि इसी के तहत 12 घंटे में रिकॉर्ड पंजीकरण हो चुका है, यानी 2.5 लाख लोग अभी तक पंजीकरण कर चुके हैं। तो 10 मई से शुरू हो रहे कपाट खुल रहे हैं 10 मई को, और उससे पहले रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कल से ही जारी हो गई है, जिसमें मात्र 12 घंटे में अभी तक 2.5 लाख लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं चारधाम यात्रा को लेकर के। और वहीं चारधाम यात्रा को लेकर के प्रदेश सरकार ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसके चलते चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है। इस बात को लेकर के पर्यटन सचिव कुर्वे ने बताया कि बीते दिन सुबह 7 बजे से अब तक चारधाम और हेमकुंड साहिब के लिए 4,18,000 लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम के लिए लगभग 1,42,000 लोग और बद्रीनाथ के लिए 1,20,000 लोगों ने पंजीकरण किया है। देखिए, कल सुबह 7 बजे से हमारी चारधाम यात्रा के जो रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है, कल सुबह 7 बजे से शुरू हुई है। और कल सुबह 7 बजे से लेके अभी तक का जो आंकड़े आ रहे हैं, जो टोटल रजिस्ट्रेशन हुआ है चारों धाम और हेमकुंड साहिब के लिए मिला के 4,18,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। इसमें यमुनोत्री में ऑलमोस्ट 74,000 लोगों ने किया है, गंगोत्री में 75,000 लोगों ने किया है। और चैत्र नवरात्र पर दुर्गा मां के मंदिर में चल रही बसंती पूजा के तीसरे दिन मंगलवार को महाअष्टमी पूजा में महामाई के 8वें स्वरूप की पूजा अर्चना की गई। मंगलवार सुबह तड़के पुरोहित बोनोमोल चक्रवर्ती ने महाअष्टमी की पूजा कराई। इस दौरान महामाई के चरणों में 108 दीप जलाकर आरती की गई। पारंपरिक वाद्य यंत्र और मंगल ध्वनि के बीच श्रद्धालुओं ने देवी प्रतिमाओं के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की और संध्या आरती में महिलाओं ने मंदिर के सामने धुनोची नृत्य किया। और बुधवार को महानवमी पूजा में हवन यज्ञ में पूर्णाहुति दी जाएगी। इस दौरान महिलाओं ने सभी देवी प्रतिमाओं को फूलमालाएं पहनाई। बसंती पूजा, अष्टमी पूजा है आज माता रानी का। माता रानी से हमें आशीर्वाद है, सारा देशवासियों, ग्राम और हमारे माता का सुहागन के लिए सुहाग बचे रहे, परिवार सदा सुख रहे, यही हम कामना करते हैं। और ऋषिकेश के श्यामपुर पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत रूषा फार्म में रहने वाले एक दंपति शराब माफिया ने आबकारी विभाग की टीम पर चेकिंग के दौरान हमला कर दिया। हमले में एक सिपाही की वर्दी फाड़ने की कोशिश की, जबकि गाली गलौज करते हुए आबकारी इंस्पेक्टर के साथ हाथापाई और बदसलूकी की गई।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने दंपति शराब माफिया पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और कोतवाल शंकर सिंह बिष्ट ने इस पूरे मामले पर बताया कि बीते रोज आबकारी इंस्पेक्टर प्रेरणा बिष्ट अपने 2 सिपाहियों के साथ श्यामपुर के रूषा फार्म में रहने वाले मलकीत सिंह और घर पर शराब की छापेमारी करने उनके पहुंची। इस दौरान घर पर आबकारी विभाग की टीम का विरोध करते हुए तलाशी नहीं लेने दी गई। आबकारी इंस्पेक्टर के साथ गाली गलौज करते हुए हाथापाई की गई और बदसलूकी भी उनके साथ की गई। तो ऋषिकेश से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर एक दंपति के घर शराब माफिया होने की उनके पास जानकारी थी। आबकारी विभाग की टीम यहां पर पहुंची थी और लेकिन दंपति ने उन्हें छानबीन नहीं करने दी। उसके बाद से उनका ये वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। दबंगई यहां पर शराब माफियाओं की देखने को मिली। जब तलाशी लेने आबकारी विभाग की टीम पहुंची तो उन्होंने दबंगई करते हुए उन लोगों को आबकारी विभाग की टीम को वापस भेजने का काम किया। हालांकि उसके बाद से एक्शन लिया गया, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया और तस्वीरों में ये दोनों दंपति आपको दिखाए जा सकते हैं। मलकीत सिंह और उनकी वाइफ ये है जिनके घर पर जब आबकारी विभाग की टीम पहुंची कार्रवाई करने तो इन्होंने उल्टा आबकारी विभाग की टीम पर ही भौएं उठाते हुए ये लोग नजर आए। देखिए, चुनाव के दृष्टिगत चुनाव की संवेदनशीलता को देखते हुए जगह जगह से खबरें आ रही थी कि कच्ची शराब की बिक्री की जा रही है अलग अलग जगहों पे। तो हमारे द्वारा लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है और रूषा फार्म मनसा देवी क्षेत्र में भी ये शिकायत आ रही थी, तो हम इसी शिकायत के निवारण के लिए वहाँ पहुंचे और मलकीत सिंह और उनकी जो पत्नी है सुमित्रा कौर, उनके घर में जब हमने दबिश दी और तलाशी लेने का प्रयास हमारे द्वारा किया गया तो उन्होंने हमें पहले रोका और तलाशी नहीं लेने दी गई। उसके बाद हमारे साथ मारपीट भी की और वर्दी फाड़ने का, हमारे कांस्टेबल की वर्दी फाड़ने का प्रयास किया गया उनके द्वारा और धक्का मुक्की की गई। तो इस प्रकार से उन्होंने सरकारी काम में जो बाधा पहुंचाई है उसके लिए मैंने कोतवाली ऋषिकेश में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। और लोकसभा चुनाव के पहले चरण को शुरू होने में अब सिर्फ 2 दिनों का समय रह गया है। इसे देखते हुए उत्तराखंड के दूरदराज क्षेत्रों में चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियों को ट्रेनिंग दी गई। इसकी जानकारी देते हुए उत्तराखंड के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने कहा कि उत्तराखंड में कुल 12 दुर्गम पोलिंग क्षेत्र हैं, जिनमें से 11 उत्तरकाशी में है और एक पिथौरागढ़ के कनार में है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पोलिंग पार्टियां ट्रेनिंग के बाद इन क्षेत्रों के लिए रवाना होंगी, क्योंकि ये क्षेत्र अतिरिक्त पैदल मार्ग वाले बूथ हैं, तो इनमें सेक्टर मजिस्ट्रेट को अतिरिक्त ईवीएम के साथ तैनात किया गया है। इस नंबर को मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगी। जो हमारे P-3 बूथ्स हैं वो कुल 12 हैं पूरे राज्य में। 11 उत्तरकाशी जनपद में है और एक कनार का बूथ जो है वो पिथौरागढ़ जनपद में है। इन जो हमारे P-3 बूथ्स हैं इनकी पोलिंग पार्टीज की आज ट्रेनिंग है और कल इनका मूवमेंट हो जाएगा, यानी कि 16 तारीख को। क्योंकि ये काफी पैदल मार्ग वाले बूथ हैं, इनमें अतिरिक्त सेक्टर मजिस्ट्रेट उसी बूथ के लिए नामित किया गया है विद रिजर्व ईवीएम, यानी कि कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें ईवीएम का रिप्लेसमेंट किया जाना है तो उसके लिए पहले से ही तैयारी की गई है। उसके अलावा अतिरिक्त सुविधाएं जैसे कि मेडिकल एड और जितनी भी इमरजेंसीज आ सकती हैं उन सबकी भी अतिरिक्त तैयारी कर यहाँ पर प्लानिंग की गई है। इसीलिए P-3 की कैटेगरी में इसको रखते हुए इलेक्शन मैनेजमेंट में पूरी व्यवस्था बनाई गई। और गढ़वाल में विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। सीएम धामी भी यहां पर मौजूद रहे और उन्होंने भी जनसभा को संबोधित किया। आज की शुरुआत करना चाहता हूं। भाई और बहनों, बद्रीधाम, केदारधाम, गंगोत्री, जमुनोत्री और हेमकुंड साहिब और अनगिनत पवित्र तीर्थ स्थानों को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज अष्टमी है, कल रामनवमी है और 500 साल के बाद रामलल्ला अपना बर्थडे टेंट की जगह भव्य मंदिर में मनाने वाले हैं। हम सब के लिए
ये बड़े आनंद और सौभाग्य की बात है कि हमारे जीवन काल में हमने रामलला का प्राण प्रतिष्ठा देखा है। भाई और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी 500 साल थे जो मुद्दा लटका था, 70 साल तक कांग्रेस और उनके चट्टे पट्टे राम जन्मभूमि के मुद्दे को लटकाते रहे, भटकाते रहे, अटकाते रहे। मोदी जी ने 5 साल में ही फैसला भी लाया, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा भी करने का काम कर दिया। भाई और बहनों, मैं पूरे देश की ओर से रामनवमी के दिन रामलल्ला जब अपने भव्य घर में अपना बर्थडे मनाएंगे, उस दिन पूरा देश खुशियों के आंसू रोने वाला है। हम सब के लिए बड़ा दिन। भाई और बहनों, जब मैं यहां आया हूं तब हमारे मुख्यमंत्री धामी जी को भी बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूं। भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई तब से हमारे नेता हमारे चुनाव घोषणा पत्र में एक मांग रखे थे। मांग क्या थी कि इस देश में धर्म के आधार पर कानून नहीं होंगे, इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। और आज मुझे कहते हुए गर्व होता है, जोर से ताली बजाओ पुष्कर धामी के लिए। पूरे भारत में सबसे पहले यूसीसी लाने का काम हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने किया है। भाई और बहनों, और मोदी जी ने इसी तर्ज पर पूरे देश में यूसीसी लाने के लिए हमारे संकल्प पत्र में बात करी है। भाई और बहनों, मैं यहां आया हूं। अरे सुनो यार, अब सुन लिया, तुझे देख भी लिया, अब सुनो जरा। हो गया पक्का? भाई और बहनों, ये उत्तराखंड की पहाड़ियां, कहने को तो आबादी कम है, मगर हमारी सेना को छानकर देखो तो हर 14 व्यक्ति मेरे उत्तराखंड से मां भारती की रक्षा के लिए जाता है। सेना के जवान और रिटायर्ड सेना के जवानों के परिवारों से ये उत्तराखंड भरा पड़ा है। इंदिरा गांधी ने एक वादा किया था कि सेना के जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन देंगे। 40 साल तक कांग्रेस पार्टी ने पूरा नहीं किया। आपने 2014 में 5 की 5 सीटें देकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन का वादा पूरा कर दिया और 70,000 करोड़ रुपया सीधा सेना के जवानों के परिवार में बैंक अकाउंट में डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई और बहनों, मैं पूछना चाहता हूं गढ़वाल पौड़ी वालों को, वोट किसको देना है भाई? किसको देना है? देखो भाई, जो लोग बीजेपी कह रहे हैं, जो लोग अनिल बलूनी कह रहे हैं, सबको मैं बताने आया हूं कि बलूनी के सामने कमल के निशान पर दिया हुआ हर वोट मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने वाला है।
मुझे बताओ, मोदी जी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाना है या नहीं बनाना है? जोर से बोलो, बनाना है या नहीं बनाना है? तो बलूनी के नाम के सामने बटन दबाइए, वोट सीधा मोदी जी के पास पहुंच जाएगा। भाई और बहनों, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है विकसित भारत की रचना करना, और विकसित भारत तभी बन सकता है जब विकसित उत्तराखंड बने, तभी बन सकता है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है भारत को दुनिया का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना। और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है कि पूरे भारत में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना। भाई और बहनों, मैं जब आज यहां आया हूं तब कांग्रेसी नेताओं को पूछना चाहता हूं, भाई आप कई बार शासन करते हो, हिसाब नहीं देते हो, मुझे बताओ हिसाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अरे यार जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मगर वो देते ही नहीं है। चिंता मत करो, मैं बनिया हूं, मैं हिसाब लेकर आया हूं आज उनका भी लाया हूं, हमारा भी लाया हूं। भाई और बहनों, 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, उत्तराखंड के नेता वहां मंत्री बने बैठे थे। 10 साल में कांग्रेस ने उत्तराखंड को क्या दिया? नहीं कुछ तो दिया है, मैं बताता हूं। कांग्रेस ने 10 साल में 53,000 करोड़ दिया। कितना दिया? और मोदी जी ने ये 10 साल के अंदर उत्तराखंड को 1,66,000 करोड़ रुपया देने का काम। 3 गुना रुपया सीधा ग्रांट के लिए भेजा। इसके साथ साथ 82,000 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भेजा। 31,000 करोड़ सड़क के लिए, 50,000 करोड़ रेलवे के लिए और 100 करोड़ एयरपोर्ट के लिए देने का काम किया। मगर हमारे मुख्यमंत्री जी है, इनका पेट भरता ही नहीं। जब भी वो आते हैं, टाइम मांगते हैं, एक पूरा लिस्ट मुझे पकड़ा कर चले जाते हैं कि उत्तराखंड को ये चाहिए। दामी साहब, उस वक्त तो लगता है आप हर बार मांगते हो, मगर जब हेलीकॉप्टर से विकसित उत्तराखंड देखते हैं ना, तो मन को बड़ी संतोष होता है कि हमारा मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम करे। भाई और बहनों, उत्तराखंड के अंदर पलायन रोकना है तो क्या करना पड़ेगा? उत्तराखंड के पर्यटन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ेगा पर्यटन आगे? कांग्रेस के जमानों में डोलियों से जाना पड़ता था, कोई सुविधा नहीं थी। मोदी जी ने 12,000 करोड़ रुपया खर्च कर 900 किलोमीटर लंबा यमुनोत्री गंगोत्री के बीच 4 धाम महामार्ग बनाकर पर्यटन को बढ़ावा देने का काम। 8,000 करोड़ रुपए से दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और 30 राजमार्गों का उद्घाटन अभी धामी जी के साथ रहकर मोदी जी ने किया है। उस पर भी 5,000 करोड़ का खर्च होने वाला है। 2,200 करोड़ से टनकपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रोजेक्ट, इसके साथ साथ लगभग रेलवे के लिए 17,000 करोड़ के 216 किलोमीटर लंबे
3 न्यू ट्रैक्स प्रोजेक्ट और 23,000 करोड़ से देवप्रयाग और जनसू के बीच में 14 किलोमीटर लंबी लाइन डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। सबसे बड़ी रेल सुरंग कहां है? आज क्विज में जवाब आता है, जहां धामी मुख्यमंत्री है वो उत्तराखंड में सबसे बड़ी रेल सुरंग है। भाई और बहनों, एक 5 साल में ही 23 रेलवे और फ्लाईओवर बने, 11 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन हो रहा है, हेलीकॉप्टर सेवाएं बढ़ी और 50 करोड़ से दून एयरपोर्ट का विकास करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और सबसे बड़ा काम, पलायन रोकने के लिए हमारे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को नरेंद्र मोदी लेकर आए हैं, जो हमारे पहाड़ पर से पलायन को रोकने का काम करेगा। चीन की सीमा पर सटा हुआ एक एक गांव 1980 से ज्यादा आबादी वाला होगा, 5 साल में होगा। ये मोदी गारंटी है, मेरी बात याद रखना उत्तराखंड वालों, ये मोदी गारंटी है। भाई और बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? सुनाई नहीं पड़ता है भाई, है या नहीं है? पीछे वाले धूप में खड़े हैं मगर बोले है या नहीं है? ये जो कांग्रेस का अध्यक्ष जी है खड़गे जी, वो कहते हैं राजस्थान और उत्तराखंड वालों को कश्मीर से क्या लेन देन। खड़गे जी, आपको मालूम नहीं है, कश्मीर को बचाने के लिए सबसे ज्यादा लहू अगर किसी ने बहाया है तो मेरे गढ़वाल पौड़ी के जवानों ने बचाया है। आपकी पार्टी का संस्कार है, जो उत्तराखंड के वीर योद्धा बिपिन रावत को भी गली के गुंडे कहते हुए नई चीज की। मित्रों, बिपिन रावत जैसे वीर योद्धा को अपमानित करने का काम एक कांग्रेस पार्टी ने किया। मुझे बताओ उत्तराखंड वालों, धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? मोदी जी ने, कांग्रेस ने 70 साल तक धारा 370 को संभाल कर रखा था। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया और हमेशा के लिए कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। कांग्रेस के 10 साल में पाकिस्तान से हर रोज आलिया, मालिया, जमालिया आते थे, बम धमाके करते थे और फिर पाकिस्तान चले जाते थे। कोई कुछ नहीं करता था। आपने मोदी जी को 14 में प्रधानमंत्री बनाया, उरी और पुलवामा में हमला किया। वो भूल गए कि कांग्रेस की राज नहीं है, मनमोहन सिंह नहीं है, अब नरेंद्र मोदी और भाजपा है, भाजपा है। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई और बहनों, सीए लाकर 70 साल से तकलीफ में जी रहे हिंदू, बौद्ध, सिख भाइयों को नागरिकता देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये 10 साल के अंदर 60 करोड़ गरीबों के जीवन के अंदर नए प्राण, नई ऊर्जा भरने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन दिया, 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय का निर्माण हुआ, 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर दिया,
और अब मोदी गारंटी है और 3 करोड़ लोगों को घर मिलेगा और 3 करोड़ लोगों को 10 करोड़ लोगों को नल से जल दिया। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।